उज्जैन संभाग से आपके बीच अध्याय 6 त्रिभुज लेके आया हूँ। सबसे पहले हम त्रिभुज के अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। त्रिभुज समझने के लिए सबसे पहले हमें समरूप और सर्वांग समता के बारे में समझना जरूरी है। समरूप क्या होता है, सर्वांग समता क्या होता है, आइए हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे समरूप क्या होता है। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। आमाप को हम अंग्रेजी में साइज कहते हैं, आकार को हम शेप कहते हैं। समरूपता के लिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है। यहाँ हमने दो वर्ग लिए हैं, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाला। इन दोनों की साइज अलग अलग है, अर्थात आमाप दोनों के अलग अलग है। एक 4 सेंटीमीटर का है, एक 3 सेंटीमीटर का है, लेकिन आकार दोनों के एक जैसे हैं। स्पष्ट होता है परिभाषा से कि ये दोनों समरूप है, क्योंकि हमने समरूपता की परिभाषा में ये समझा है कि उनके आमाप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनके आकार समान होते हैं, वो समरूप कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से हमने यहाँ दो वृत्त लिए हैं, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लिया है, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लिया है। दोनों की साइज अलग अलग है, अर्थात आमाप दोनों का अलग अलग है लेकिन आकार दोनों के समान है। स्पष्ट है कि ये दोनों भी समरूप हैं। अब हम सर्वांग समता के बारे में समझते हैं। वे आकृतियां जो समान आकार व समान आमाप की होती है, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग लिए हैं। दोनों वर्गों की साइज अर्थात आमाप दोनों के बराबर हैं, इसलिए यह आकृति सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त लिए हैं। दोनों वृत्त की साइज समान है, अर्थात यह भी सर्वांगसम है, क्योंकि इनके आकार भी समान है और इनकी साइज भी समान है, इसलिए ये दोनों वृत्त भी सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं। स्टार्ट। अब हम समरूपता की कसौटी को समझेंगे कि किसी त्रिभुज में समरूपता की कसौटियां कौन कौन सी होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कोण समरूपता। इसे इंग्लिश में एंगल सिमिलरिटी भी कहते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया है। इस समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की है। जैसा कि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, यहाँ तीनों भुजाएं बराबर हैं और समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। स्पष्ट है यहाँ पर कोण समरूपता लागू होती है परिभाषा के अनुसार। मैं पुनः कोण समरूपता को स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कोण समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। पुनः मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगली कसौटी है भुजा, जिसे हम अंग्रेजी में साइड सिमिलरिटी कहते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है
कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूंगा कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की अगली कसौटी में मैं आपको भुजा कोण भुजा, अंग्रेजी में इसे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी कहते हैं, इस पर आपको बताना चाहूंगा कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। पुनः एक बार रिपीट करता हूं आपके समझ। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उन दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की अगली कसौटी में मैं RHS समरूपता के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे RHS समरूपता कसौटी कहा जाता है। RHS से तात्पर्य राइट एंगल हाइपोटेनस साइड है। नोट, एक विशेष बात आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं। पाइथागोरस प्रमेय। आज हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले इसका कथन, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। पुनः कथन एक बार हम समझेंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। सबसे पहले दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, जैसा कि चित्र में से स्पष्ट है। सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ कर्ण कौन है? AC है। AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसे सिद्ध करने के लिए हमने रचना की BD लंबवत AC खींचा। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक प्रमेय का उपयोग करेंगे। उसका कथन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। पुनः एक बार मैं ये दोहराना चाहूंगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण
त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इसके लिए पुनः चित्र पर हम जाएंगे। यहां ABC समकोण त्रिभुज है, ADB एक त्रिभुज स्पष्ट है, यहां पर एक त्रिभुज BDC स्पष्ट है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो यहां हमने समकोण त्रिभुज से कर्ण पर लंब डाला है, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। संपूर्ण त्रिभुज ABC है, इसके ये दोनों समरूप हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, मतलब ADB और BDC ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। स्पष्ट है कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC, जैसा कि इस कथन से हमने स्पष्ट किया है। अतः चित्र से स्पष्ट है कि AD बटे AB बराबर AB बटे AC, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है या समानुपाती होती है। समरूपता की परिभाषा से हमें स्पष्ट है, इसलिए यहां पर AD बटे AB बराबर AB बटे AC हुआ। यहां पर हम क्रॉस गुणा करेंगे AD का AC से, AB का AB से, तो AD डॉट AC बराबर AB डॉट AB, AD इंटू AC, AB में AB का इंटू किया तो क्या हुआ AB स्क्वायर। हम इसे समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। साथ ही स्पष्ट है कि त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। तो समरूपता की परिभाषा से हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, तो यहां पर CD बटे BC बराबर BC बटे AC। क्रॉस गुणा करेंगे यहां पर हम CD डॉट AC BC डॉट BC। CD डॉट AC बराबर BC में BC का इंटू किया, मिला BC स्क्वायर। इसे हमें 2 नाम दिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 AD डॉट AC बराबर AB स्क्वायर, यह समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 CD डॉट AC बराबर BC स्क्वायर, यह समीकरण नंबर 2 है। 1 और 2 को जोड़ने पर अब हम जोड़ते हैं, तो AD डॉट AC प्लस CD डॉट AC बराबर इधर क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इन दोनों में AC कॉमन है, इसलिए हम दोनों में से AC कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा अंदर, AD प्लस CD बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AD प्लस CD की जगह हम AC लिखेंगे। चित्र से स्पष्ट है। चित्र से क्या स्पष्ट है, देखिए यहां पर चित्र में AD प्लस CD तो बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो इसलिए हमने AD प्लस CD की जगह क्या लिखा, AC लिखा। AC में AC का इंटू करेंगे, AC स्क्वायर होगा बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमें यहां पर सिद्ध करना था। पुनः कथन को एक बार दोहराना चाहूंगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC यहां पर कर्ण है, तो ये कर्ण का वर्ग बराबर AB एक भुजा है और BC एक और भुजा है,
तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इति सिद्धा। देख लो पहले जम गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर एक सवाल को हम यहां पर करेंगे। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। पुनः एक बार प्रश्न को समझेंगे। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। चित्र पर ध्यान दीजिए। ACB जहां कोण C समकोण है और दो भुजाएं बराबर AC और BC दिया गया है। प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, अर्थात कोण C बराबर 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री का होगा। तथा BC बराबर AC, क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C अगर 90 है तो ये स्पष्ट रूप से ये कर्ण है, तो शेष दो भुजा आपस में बराबर है। तथा BC बराबर AC, इसलिए समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग चित्र से स्पष्ट है कि अगर C कोण समकोण है, इसका तात्पर्य समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण के वर्ग की जगह हम क्या लिखेंगे? AB का वर्ग बराबर लंब AC का वर्ग प्लस आधार BC का वर्ग। AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC की जगह हमने AC लिखा। क्यों लिखा? समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि BC बराबर क्या है? AC, तो हमने BC की जगह AC लिखा। AC वर्ग प्लस AC वर्ग दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2AC स्क्वायर। अतः सिद्ध होता है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर इति सिद्ध। पाइथागोरस प्रमेय पर आधार पर हम एक और अन्य क्वेश्चन करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी तीनों भुजा समान है, 2A 2A 2A। सर्वप्रथम प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है हमें? त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज से हम भलीभांति परिचित हैं। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है तथा AP एक शीर्ष लंब है, अर्थात AP लंबवत है BC। AP लंबवत है BC। स्पष्ट है कि कोण P बराबर 90 डिग्री। चूंकि यह लंबवत है इसका मतलब यहां पर कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। चित्र से स्पष्ट है कि BP बराबर 1/2 BC, मतलब BP इस पूरी रेखाखंड BC का आधा है। 1/2 BC बराबर 1/2 इंटू BC कितना है? 2A दिया है, 2A रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो बीपी बराबर हमें ए प्राप्त होगा। चित्र से स्पष्ट है त्रिभुज एपीबी एक समकोण त्रिभुज है। एपीबी क्योंकि कोण पी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, इसलिए एपीबी क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज एपीबी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। उस आधार पर कर्ण का वर्ग पी चूंकि 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग क्या हुआ, ए बी का वर्ग हुआ, लंब ए पी का वर्ग प्लस आधार बीपी का वर्ग। अब ए बी का वर्ग कितना दिया है, 2a, तो 2a का वर्ग बराबर ए पी का वर्ग, हमें शीर्ष लंब ज्ञात करना है, ए पी का वर्ग ऐसा ही रहेगा, प्लस बीपी, बीपी का मान हमने निकाला है, बीपी बराबर कितना है, ए है, तो हमने बीपी की जगह ए रखा, तो ए का वर्ग हुआ। 2a का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, ए स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम ए स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चूंकि प्लस का साइन है तो प्लस की संख्या उधर जाएगी तो काय की होगी, माइनस की होगी, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर गया, तो हमें 3a स्क्वायर प्राप्त हुआ, तो 3a स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर, या ए पी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। जैसे ही वर्ग ए पी से वर्ग हटाएंगे, इस पर रूट लगेगा, 3a स्क्वायर, ए पी बराबर ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होता है, और रूट 3 एज इट इज ऐसे ही एक जैसा ऐसे ही रहेगा। अतः स्पष्ट है कि शीर्ष लंब की लंबाई ए रूट 3 होगी, मतलब ए पी की लंबाई ए रूट 3 होगी। अब मैं आपके सामने एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। हमने यहाँ पर चित्र बनाया, ABC दिया गया है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा AC बराबर BC एवं AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। समीकरण 2 से AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को हमने AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिया। अगर AC स्क्वायर और AC स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमें 2AC स्क्वायर ही प्राप्त होगा, तो 2AC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमने AC की जगह BC लिखा समीकरण 1 से, क्योंकि ये हमें दिया गया है कि AC बराबर BC। AC बराबर BC क्यों है, क्योंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AC बराबर BC हमें दिया गया है। तो AC की जगह हमने यहाँ BC रखा, तो AC वर्ग की जगह क्या हो गया, BC का वर्ग हो गया। समीकरण 3 पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को संतुष्ट करता है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय की विलोम, क्या होता है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पुनः एक बात दोहराना चाहूंगा, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। इस प्रमेय से यह स्पष्ट है कि कोण
ACB एक समकोण त्रिभुज है। चित्र में यहाँ पर ये कोण C एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ एक भुजा का वर्ग AB का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आया है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से यह स्पष्ट है कि कोण ACB एक समकोण त्रिभुज है, अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये चालू करो। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय को समझना होगा। पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज ABC है तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब हम इसका विलोम सिद्ध करेंगे, जिसका कथन होगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमने त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज PQR की रचना की। रचना इस प्रकार की कि त्रिभुज ABC से स्पष्ट है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये हमें दिया है और सिद्ध करना है कि कोण B समकोण होगा। यह सिद्ध करने के लिए हमने PQR त्रिभुज की रचना की इस प्रकार की, जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री और भुजा PQ बराबर AB और भुजा QR बराबर BC। आकृति 1 और 2 से हम देखेंगे। अब त्रिभुज PQR में PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन QR का वर्ग, ये हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, क्योंकि यहाँ कोण Q बराबर 90 डिग्री है। तब PR का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग होगा रचना से, क्योंकि हमने त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज PQR बनाया है। इसलिए रचना से PR बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसी प्रकार AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये हमें दिया है। समीकरण 1 और 2 का उपयोग करते हैं हम तो पाते हैं कि AC का वर्ग बराबर PR का वर्ग। ये प्राप्त होने के बाद त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में स्पष्ट होता है कि AB भुजा PQ के बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है रचना के द्वारा। निश्चित रूप से AC बराबर भी PR होगा, जो हमें समीकरण 3 से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR की। कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, कोण Q का मान 90 डिग्री है, तब कोण B का मान भी 90 डिग्री होगा। यहाँ सर्वांग समता जो हमने सिद्ध करी है वो S अर्थात भुजा के गुण से करी है, और CP/CT मतलब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अर्थात कोण Q 90 डिग्री है तो कोण B भी 90 डिग्री होता है। इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, यह सिद्ध किया है। नमस्कार, मैं विवेक वर्धन चतुर्वेदी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिंतामणि जवासिया, आपके समक्ष कक्षा 10वीं का अध्याय त्रिभुज के संदर्भ में एक वीडियो लेकर आया हूँ। कक्षा 9वीं में हमने त्रिभुज की सर्वांग समता का विस्तृत अध्ययन किया है। अब त्रिभुज के नवीन अध्याय को पढ़ने से पूर्व इस पर एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। सर्वांग समता क्या होती है, इस विषय में हमने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा है। कक्षा 9वीं में जो सर्वांग समता की परिभाषा हमने पढ़ी है, उसके अनुसार वे सभी आकृतियाँ सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं जिनके आमाप तथा आकार आपस में बराबर हों। आइए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से सर्वांग समता को समझने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पर हमने जो पहला उदाहरण लिया है इसमें दो वृत्ताकार आकृतियाँ ली हुई हैं। दोनों वृत्ताकार आकृतियाँ सर्वांग सम होंगी जबकि इनकी त्रिज्याएँ आपस में बराबर हों, मतलब समान त्रिज्या से खींचे गए वृत्त आपस में सर्वांग सम होंगे। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमको दो त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे यदि इनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, समान आकार समान लंबाई की जो इनकी भुजाएं होंगी तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। अतः हम सर्वांग समता की परिभाषा को कुछ इस तरीके से देखते हैं। दो या दो से अधिक आकृतियाँ सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं जबकि उनका आकार तथा आमाप समान हो। इसका तात्पर्य है कि किसी भी आकृति के सर्वांग सम होने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं, उनका आकार भी समान होना चाहिए और आमाप भी समान होना चाहिए। अब हम जो कक्षा 10वीं में जो पढ़ने जा रहे हैं वो त्रिभुज का एक और गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं, समरूपता। सबसे पहले देखें कि समरूपता होती क्या है। समरूप आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जिनके आकार तो समान होते हैं किंतु आमाप समान हो यह आवश्यक नहीं है। इसका आशय होता है कि यदि आमाप बराबर हैं तो भी वे समरूपता को स्पष्ट करते हैं और यदि आमाप बराबर नहीं है तो भी आकृतियाँ वो क्या होंगी, समरूप होंगी। अब हम आकृतियों के समरूप और सर्वांग समता के विषय में कुछ एक उदाहरण देखते हैं कि कब कब जो आकृतियाँ समरूप होंगी और कब कब सर्वांग सम होंगी। हम उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। इसमें हमको दो वर्ग नज़र आ रहे हैं। पहला जो बड़ा वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है तथा जो छोटा वाला जो वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम हैं। तो ये आकृतियाँ आपस में सर्वांग सम नहीं होंगी क्योंकि सर्वांग समता की परिभाषा में आकृतियों के सर्वांग सम होने के लिए उनका आकार तथा आमाप दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। चूँकि इसमें आकार तो वर्गाकार है लेकिन इनका आमाप अलग अलग है, इसलिए ये सर्वांग सम आकृतियाँ नहीं होंगी। तो अब देखते हैं कि क्या ये समरूप आकृतियाँ हैं। हाँ, ये समरूप आकृतियाँ हैं क्योंकि समरूपता की परिभाषा में आकार समान होना चाहिए, जो कि चित्र में नज़र आ रहा है कि दोनों वर्गाकार आकार की हैं, लेकिन इनका जो आमाप है वो बराबर नहीं है। लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, यदि इनका आमाप बराबर भी नहीं होगा तो भी समरूप आकृतियाँ होंगी। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। क्या यह सर्वांग सम आकृतियाँ हैं? वैसे दो वर्ग यहाँ पर भी हमको नज़र आ रहे हैं जिनकी प्रत्येक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यह सर्वांग सम आकृतियाँ हैं। तो हाँ, ये सर्वांग सम आकृतियाँ हैं क्योंकि इनके आकार और आमाप दोनों समान हैं। मतलब सर्वांग समता की जो परिभाषा है उसके अनुसार इनका आकार भी बराबर है और इनका आमाप भी बराबर है। अब हम विचार करते हैं कि क्या ये समरूप आकृतियाँ हैं। तो हाँ, ये समरूप आकृतियाँ हैं क्योंकि समरूपता की शर्त के अनुसार इनका आकार वर्गाकार है और इनका आमाप भी बराबर है। यदि आमाप भी बराबर नहीं होता तो भी ये समरूप आकृतियाँ होती हैं। अतः इन दोनों उदाहरणों को हम जब देखते हैं, इन पर विचार करते हैं, तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि कोई भी सर्वांग सम आकृति निश्चित तौर पर समरूप होगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम हो यह होना आवश्यक नहीं है। अब हम देखते हैं कि बहुभुज में समरूपता की क्या शर्तें होती हैं। बहुभुज मतलब जिनमें बहुत सारी भुजाएं हों, उनमें हम समरूपता की शर्तों को देखते हैं। तो हम इस तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं कि दो या दो से अधिक आकृतियां समरूप होती हैं। दो या दो से अधिक आकृतियां समरूप होती हैं। पहली शर्त इसकी रहेगी यदि उन आकृतियों के संगत कोण आपस में बराबर हों। यहाँ पर देखने वाली बात है संगत कोण आपस में बराबर हों। और दूसरी शर्त है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। देखते हैं, हम यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दो आकृतियाँ दी हुई हैं, चतुर्भुज के आकार की हैं, चतुर्भुज ABCD, और एक अन्य चतुर्भुज दिया हुआ है A'
बी डैश, सी डैश और डी डैश। अब जैसा कि पहली शर्त में कहा गया है कि उन आकृतियों के संगत कोण बराबर हों। यहाँ पर संगत कोणों को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर कोण ए के संगत कोण ए डैश होगा, बी के संगत कोण बी डैश होगा, सी के संगत कोण सी डैश होगा और कोण डी के संगत डी डैश होगा। अब संगत भुजाओं की बात करें तो भुजा ए बी के संगत भुजा ए डैश बी डैश होगी, भुजा बी सी के संगत भुजा बी डैश सी डैश होगी तथा भुजा सी डी के संगत भुजा सी डैश डी डैश होगी और भुजा डी ए के संगत भुजा डी डैश ए डैश होगी। अब चूंकि दोनों आकृतियों में नज़र आ रहा है यहाँ पर कोण ए जो है वो 105 डिग्री का है, इसके संगत जो कोण ए डैश है वो 105 डिग्री का है। इसी प्रकार बी के संगत कोण बी का कोण जो है 100 डिग्री का है और बी डैश जो कोण बी के संगत है उसका भी कोण 100 डिग्री का है। सी और सी डैश दोनों 70 डिग्री के हैं तथा कोण डी तथा डी डैश जो है 85 डिग्री के हैं। मतलब ये पहली शर्त को पूर्ण करता है कि इनके संगत कोण आपस में बराबर है। अब दूसरी शर्त देखते हैं कि संगत भुजाएं अनुपातिक हों। तो यहाँ देखते हैं कि ए बी के संगत भुजा ए डैश बी डैश है। चूँकि ए बी का जो मान है, जो आमाप है वह 2.5 है और ए डैश बी डैश का आमाप जो है वो 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5/5। इसी प्रकार बी सी में जो भुजा 5 सेंटीमीटर की है और बी डैश सी डैश जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/10। इसी प्रकार से भुजा सी डी और सी डी डैश को हम क्रमशः लिख सकते हैं 6/12 और डी ए को हम लिख सकते हैं डी डैश ए डैश के संगत 4/10। हम देखते हैं कि सभी भुजाओं का जो अनुपात हम देख रहे हैं तो वो भुजाओं का अनुपात, सभी चारों भुजाओं का अनुपात जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 1/2, जो कि दूसरी शर्त को भी पूर्ण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि समरूपता की शर्तें, दोनों शर्तें पूर्ण कर रहे हैं, अतः दोनों जो बहुभुज हैं वो समरूप होंगे। अब हम त्रिभुज की समरूपता के विषय में यदि देखें, चूँकि त्रिभुज भी एक बहुभुज का ही रूप है, अतः ये दोनों शर्तें त्रिभुज की समरूपता के लिए भी सिद्ध होंगी। पहली शर्त, यदि दो त्रिभुज जिनके संगत कोण आपस में बराबर हों तथा जिनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, तो वे त्रिभुज भी आपस में समरूप त्रिभुज होंगे। आइए त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है, दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, इसके संबंध में हम एक प्रमेय देखते हैं। प्रमेय का जो कथन है वो इस प्रकार से, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। फिर से एक बार कथन को देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज हमको चाहिए। हमने चित्र अनुसार दो समरूप त्रिभुजों को लिया है। एक त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हमने लिया है पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, अतः समरूप होते ही यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो इनके संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, अर्थात कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा और कोण ए कोण पी के बराबर होगा तथा इनकी संगत भुजाएं आपस में अनुपातिक होंगी या एक ही अनुपात में होंगी, अर्थात
ए बी के संगत भुजा पी क्यू ये अनुपातिक होंगी, बी सी क्यू आर के अनुपातिक होगी और ए सी जो है वो पी आर के अनुपातिक होगी। जो कथन में दिया हुआ है क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अतः हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्षेत्रफल ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा। अब भुजाएं अनुपातिक भुजाएं हैं ए बी बटे पी क्यू, वर्ग के बराबर है, अतः दोनों के ऊपर क्या लगेगा, वर्ग लगेगा, बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल वर्ग हो जाएगा और ए सी बटे पी आर का भी वर्ग होगा। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम शीर्ष लंब खींचेंगे। ये शीर्ष लंब क्यों खींचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये प्रमेय हम 3 हिस्सों में देखेंगे, इसके 3 पार्ट खींचेंगे। यहाँ पे रचना के तौर पर हम शीर्ष लंब खींच रहे हैं। शीर्ष लंब खींचने के पीछे हमारा मकसद है कि हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हमने शीर्ष लंब ए से पहले त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से एक लंब खींचा है ए एम और पी क्यू आर में शीर्ष पी से एक लंब खींचा है पी एन। इसके तहत हमको 2 क्षेत्रफल प्राप्त होंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी जो सूत्र के अनुसार हो जाएगा 1/2, चूँकि पहले त्रिभुज एबीसी में आधार बीसी है तो यहाँ पर बीसी का मान रखेंगे और ऊंचाई एम को रखेंगे। इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पर सूत्र में मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 1/2 गुणा क्यू आर गुणा पी एन, क्योंकि यहाँ आधार क्यू आर है और शीर्ष लंब पी एन है। अब जब हम दोनों त्रिभुजों को अनुपातिक रूप से निकालते हैं, उनका मान निकालते हैं, तो हमें प्राप्त होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों जो मान निकाले गए हैं क्षेत्रफल के वो हमने रख दिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल रखा है 1/2 गुणा बी सी गुणा ए एम बटे 1/2 गुणा क्यू आर गुणा पी एन। तो हमें समीकरण 1 के रूप में जो मान प्राप्त होगा वो होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी गुणा ए एम बटे क्यू आर गुणा पी एन। ये हमारा प्रमेय का पहला भाग हमें प्राप्त हुआ। प्रमेय के दूसरे भाग में चूँकि हमने ए एम तथा पी एन 2 शीर्ष लंब लिए हैं, तो इन शीर्ष लंबों का मान हमें दिए गए त्रिभुज, जो प्रमेय में दिए गए त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर की भुजाओं के संदर्भ में ज्ञात करना होगा। यहाँ ए एम और पी एन दोनों शीर्ष लंब हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें इनके अकॉर्डिंग जो अपना माने गए 2 त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इनकी भुजाओं के बराबर इनका मान हमको ज्ञात करना है। इसे करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं उन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में जब हमने शीर्ष लंब डाला तो एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ था ए एम बी, और दूसरा जो त्रिभुज प्राप्त हुआ है पी क्यू आर में जब हमने शीर्ष लंब पी एन डाला तो हमें प्राप्त हुआ पी एन क्यू। इन दोनों त्रिभुज, अब चूंकि हमें ये नहीं मालूम है कि दोनों समरूप है या नहीं, तो सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में समरूपता सिद्ध करनी होगी। हम जानते हैं कि समरूपता सिद्ध करने के लिए हमें भुजाओं या कोणों में से कोई भी 2 प्रॉपर्टी को बताना होता है। यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि कोण M और कोण N प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, मतलब ये समकोण है। पहली शर्त पूरी हुई। और इसी प्रकार यहाँ पर एंगल B और एंगल Q हमारी जो मूल त्रिभुज है ABC और PQR दोनों यहाँ पर समरूप हैं, अतः एंगल B और एंगल Q दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप त्रिभुज हैं, अतः ये दोनों आपस में बराबर होंगे।
तो यहाँ पर त्रिभुज AMB समरूप होगा त्रिभुज PNQ के, जो कि एंगल समरूपता की कसौटी पर खरा उतरता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो जो AM बटे PN का जो मान है वो भुजा AB बटे PQ के बराबर आएगी। ये हमारा दूसरा हिस्सा हुआ प्रमेय का। अब हम प्रमेय के तीसरे हिस्से और महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये भी देखना होगा कि जो त्रिभुज ABC और PQR जो हमको दे रखे थे वो समरूपता की शर्त पूर्व में ही हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है, प्रमेय में ही दिया हुआ है। अतः इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। अतः हम कह सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, ये संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। इसे हम जो हमारी समीकरण है वो तीसरी मानते हैं। अब समीकरण 2 और 3 का मान जब हम अपनी समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें भुजाओं का वर्ग प्राप्त होगा। कैसे देखते हैं, BC गुणा AM बटे QR गुणा PN। यहाँ पर हम जैसे ये लाल वाले बॉक्स में बताया गया है कि भुजा BC बटे QR को हम समीकरण 3 के माध्यम से AB बटे PQ के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। इसी प्रकार जो AM बटे PN जो है इसका मान हम समीकरण 2 के द्वारा AB बटे PQ के रूप में भी लिख सकते हैं। जब हम इसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास में जो मान प्राप्त होगा वो होगा AB बटे PQ गुणा AB बटे PQ, दोनों का जब हम गुणन करेंगे तो मान प्राप्त होगा AB बटे PQ का होल स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल PQR बराबर AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर CA बटे PR के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। ये कथन, ये प्रमेय यहाँ पर सिद्ध होती है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रमेय को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रमेय के अनुप्रयोग को देखते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर का वर्ग और 121 सेंटीमीटर के वर्ग के बराबर है। यह दिया हुआ है प्रश्न में। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर भुजा BC का मान ज्ञात करना है, जबकि EF का मान इसके अकॉर्डिंग दे रखा है। दो त्रिभुज हमको नजर आ रहे हैं। प्रश्न में यह स्पष्ट किया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, दोनों में समरूपता दे रखी है। यदि समरूप त्रिभुज हैं तो निश्चित रूप से इनके कोण आपस में बराबर होंगे और संगत भुजाएं एक ही अनुपात की होंगी। ये दोनों कंडीशन अपने आप अप्लाई हो जाती हैं। अब हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है त्रिभुज के क्षेत्रफल के संदर्भ में कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, संगत भुजाएं दे रखी हैं AB बटे DE का पूरे का वर्ग बराबर BC के संगत EF भुजा का अनुपात जमा कर उसका वर्ग बराबर AC भुजा के संगत DF भुजा को लेकर उसका अनुपात जमा कर उसका वर्ग लगाएंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है, जबकि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और एक भुजा EF उसका मान दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल, यहाँ भुजा EF का मान दे रखा है
तो स्पष्ट है कि भुजा ई एफ के संगत भुजा बी सी होगी। अतः हम लिख सकते हैं बी सी बटे ई एफ का पूरे का स्क्वायर। हम क्षेत्रफल के स्थानों पर मान रखते हैं, तो यह हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 64 बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 64 बटे 121 बराबर बी सी बटे ई एफ का मान रखा हमने 15.4 का पूरे का स्क्वायर। हम जानते हैं कि जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो सम्मुख भुजा जो संख्या है उस पर वर्गमूल लगता है। 64 का वर्गमूल 8 होता है और 121 का वर्गमूल 11 होता है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 गुणा 15.4 बटे 11। इसे हल करने पर बी सी का मान हमें प्राप्त होगा 11.2 सेंटीमीटर। तो आज के इस वीडियो में हमने समरूपता के विषय में उसकी प्रॉपर्टी, उसकी शर्तें क्या होती हैं किसी भी आकृतियों के समरूप होने के संबंध में, इसके अलावा हमने त्रिभुजों के क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक प्रमेय को पढ़ा और एक उदाहरण देखा। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।